हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं BPHE 102 ऑसिलेशंस एंड वेव्स। और इसका हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था सुपरपोजिशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशंस। इसके हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए थे। तो हमने जो लास्ट वीडियो में टॉपिक खत्म किया था वो था सुपरपोजिशन ऑफ कोलिनियर ऑसिलेशंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। कोलिनियर ऑसिलेशंस उनका सुपरपोजिशन देखेंगे, बट उस टाइम जब उनका ओमेगा वैल्यू सेम हो। ये हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। ये खत्म करने के बाद आज हम नेक्स्ट वीडियो में जो स्टार्ट करेंगे वो होगा सुपरपोजिशन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर हार्मोनिक ऑसिलेशंस। पहले क्या था? कोलिनियर ऑसिलेशंस था। कोलिनियर ऑसिलेशंस में हमने डिस्कस किया था कि अगर फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हो या फिर एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो। इस केस में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कि जो ऑसिलेशंस हैं वो कोलिनियर की बजाय म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो एक जो ऑसिलेशन है वो दूसरी ऑसिलेशन के साथ परपेंडिकुलरली वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रही हूँ, और उनका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करके हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्या उनके रिजल्ट आएंगे वो हम डिफरेंट केसेस लगा के स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, ऑर्थोगोनल ऑसिलेशंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। अब हम सबसे पहले ये केस लेके चल रहे हैं कि उनकी जब फ्रीक्वेंसी सेम हो। अब दो हमने ये माना है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस के लिए ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस किस किस डायरेक्शन में होगा? एक तो एक्स एक्सिस में होगा और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस होगा। और उनके हमने बात करी है कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो उन दोनों के लिए जो इस अलोंग एक्स एक्सिस के लिए जो वेव है उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी इस वेव के लिए होगी जो वाई एक्सिस के अलोंग है। तो सपोज कर लेते हैं कि उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट फॉर ईच ऑसिलेशन, फॉर एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, दोनों के लिए ओमेगा नॉट। बट हमने ये बात नहीं करी है कि सेम एम्पलीट्यूड, हम एम्पलीट्यूड हम वहां पे डिफरेंट ही रखने वाले हैं। सिर्फ इस केस में हम ओमेगा नॉट वैल्यू वो सेम रखने वाले हैं। तो एम्पलीट्यूड जो दोनों का डिफर कर रहा है, एक का होगा A1, दूसरे का होगा A2। अब इन दोनों का इस तरह से, इन दोनों से ज्यादा कौन सा है? इन दोनों में से A1 इज ग्रेटर देन A2। तो हम ये मान के चल रहे हैं जो एम्पलीट्यूड है अलोंग एक्स एक्सिस, जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर एज कंपेयर टू एम्पलीट्यूड अलोंग द वाई एक्सिस। तो इक्वेशंस क्या होंगी ऑसिलेशंस के लिए? एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगी? एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगी? A1 cos ओमेगा नॉट t, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और वाई एक्सिस के लिए क्या होगा? y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज इक्वल टू A2, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो A2 cos ओमेगा नॉट प्लस फाइव। तो फाइव डिफरेंस है दोनों में, फाइव वैल्यू मतलब फेज डिफरेंस होगा दोनों में। वी नो वेल, हमने ये लास्ट वीडियो में भी हमने सिखाया था इक्वेशंस कहाँ से आई और कैसे आई। तो दीज इक्वेशंस आर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब इनिशियल फेज हम ये बात मान के चल रहे हैं कि इनिशियल फेज हमने ऐसा क्यों लिखा? फाइव हमने इस केस में लिखा, इस केस में नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो इनिशियल फेज है अलोंग द एक्स एक्सिस वो जीरो है, इसीलिए यहाँ पे फाइव वैल्यू जीरो है, इसीलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखी है। लेकिन अलोंग वाई एक्सिस जो फाइव डिफरेंस है, फाइव जो फेज है वो कितना है? फाइव है। तो ये तो होगी दो इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को हम डिफरेंट केसेस इन दोनों इक्वेशंस पे ही लगाएंगे। आप इन इक्वेशंस को ध्यान में रखें क्योंकि हम इन्हीं इक्वेशंस के बेसिस पे ही इनके ऊपर ऑपरेशंस लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये बात कर लें कि नेचर ऑफ ऑसिलेशन क्या है। इफ N1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू N2 ओमेगा 2, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि जो N1 इट इज एन इंटीजर वैल्यू, अगर N1 इज इक्वल ओमेगा 1 इज इक्वल टू N2 ओमेगा 2 आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? अब यहाँ पे क्या है? जो दोनों एंगुलर फ्रीक्वेंसीज है वो रेक्टेंगुलर मल्टीपल है, और उसके बाद भी N1 N2 डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों से मल्टीप्लाई होने के बाद ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं। अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब क्या होगा कि रिजल्टेंट मोशन पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि वो कुछ टाइम के बाद अपने आप को वो रिपीट करती है। इन दिस केस टू सुपरपोजिंग ऑसिलेशंस हैव सेम फ्रीक्वेंसीज, सेम फ्रीक्वेंसीज है। अगर क्योंकि हमने अभी बात करी है कि उनकी जो केस हम लेके चल रहे हैं वो ऑर्थोगोनल ऑसिलेशंस है, मतलब कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस है, बट सेम फ्रीक्वेंसी। क्योंकि इस इक्वेशन पे भी फिर हम सेम फ्रीक्वेंसी लगा सकते हैं। सेम फ्रीक्वेंसी कैसे? ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? N1 इज इक्वल टू N2 विच इज इक्वल टू 1। पाथ ऑफ रिजल्टेंट ऑसिलेशन, नेचर ऑफ ऑसिलेशन हमने सीख लिया। पाथ कैसा होगा?
अब पाथ कैसा होगा वो डिपेंड करता है उसके फेज डिफरेंस पे, फेज पे। तो फेज का मतलब है 5 वैल्यू। अब डिफरेंट 5 वैल्यूज के ऊपर हम ये देखेंगे कि उसका रिजल्टेंट ऑसिलेशन जो है उसका पाथ क्या होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट केस हम ये ले लेते हैं कि जो 5 वैल्यू है वो या तो 0 होगी या फिर पाई होगी। हम ये केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, व्हेन देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द सुपरपोजिंग ऑसिलेशन, तो हमें पता है कि उसमें फेज 0 होता है। तो इस जो हम ये केस लेके चल रहे हैं फाई इज इक्वल टू 0, हम ये मैथमेटिकली बोल रहे हैं कि फाई इज इक्वल टू 0 है, बट एक्चुअल में हम क्या बोल रहे हैं कि हम वो केस लेके चल रहे हैं जब सुपरपोजिंग ऑसिलेशन जो होती हैं उनमें इनिशियल फेज डिफरेंस ना हो, इनिशियल फेज डिफरेंस 0 हो। ये वो केस लेकर चल रहे हैं। तो वही हम इक्वेशंस कौन कौन सी लेने वाले हैं, वही जो मैंने आपको बोला था इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, उन दोनों के ऊपर ही हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस लगाएंगे। अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं वो दोनों ही इक्वेशंस x1 xt और yt, अब इन इक्वेशंस को याद रखें, इन्हीं बेसिक इक्वेशंस पे हम ऑपरेशंस लगाएंगे। फाई हम लेके चल रहे हैं 0, तो फाई तो इस केस में नहीं है, एक इक्वेशन तो एज इट इज आ जाएगी जब फाई 0 है। अब इस केस में अगर फाई 0 है तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा फाई वैल्यू, तो क्या आ जाएगा yt इज इक्वल टू a2 cos ओमेगा नॉट t। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। इक्वेशन नंबर 1 यूज करा, उसमें कोई फाई वैल्यू नहीं थी, वो इक्वेशन एज इट इज आ गई जो बन गई है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, a2 cos ओमेगा नॉट t प्लस फाई था, लेकिन फाई हम किस क्या लेके चल रहे हैं 0, तो वहां पे फाई 0 है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी yt इज इक्वल्स टू a2 cos ओमेगा नॉट t। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब ये दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस में हम क्या करने वाले हैं, एलिमिनेटिंग टर्म्स इन्वॉल्विंग t। हमने ये दोनों टर्म्स को एलिमिनेट करना है, तो वो कैसे करोगे, दोनों में देखिए इसमें कॉस ओमेगा नॉट वैल्यू है, अगर ये हम फाइंड कर लें तो क्या आ जाएगा x अपॉन a1, x अपॉन a1 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 कॉस ओमेगा नॉट t क्या आ गया x अपॉन a1, हमने लिख दिया। अब इस इक्वेशन को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या करा हमने, इस थर्ड इक्वेशन में से कॉस ओमेगा नॉट t की वैल्यू ली और इस इक्वेशन में पुट कर दी। क्यों हमने कॉस ओमेगा नॉट t की ही वैल्यू क्यों ली है, a1 की वैल्यू क्यों नहीं ली, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो उसका आंसर क्या है कि जो इक्वेशन सेकंड है उसमें भी कॉस ओमेगा नॉट t है, इसीलिए हमने यहाँ पे कॉस ओमेगा नॉट t की ही वैल्यू फाइंड करी है। अगर आप बोलते कि a1, अगर a1 की यहाँ पे वैल्यू निकालते तो इस इक्वेशन में कहाँ सब्स्टिट्यूट करते, यहाँ तो कोई a1 नहीं है। इसीलिए आपको पता है एलिमिनेशन आपने 10th क्लास में सीखा होगा, तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। इस इक्वेशन में कॉस ओमेगा नॉट t की वैल्यू ली, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x अपॉन a1 इस इक्वेशन में आ जाएगा। देखिए क्या बना, y इज इक्वल टू t, a2 एज इट इज, कॉस ओमेगा नॉट t की वैल्यू क्या फाइंड करी थी x अपॉन a। इसका मतलब जहां पे कॉस ओमेगा नॉट t है वहां पे हम क्या लिखने वाले हैं x अपॉन a1। तो क्या बना, y इज इक्वल टू a2 अपॉन a1 इंटू x। देखिए y इज इक्वल टू a2 अपॉन a1 इज इंटू x। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इट डिस्क्राइब्स अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, y इज अ मल्टीपल ऑफ समथिंग इंटू x, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलेगा कि लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है x के ऊपर, y इज लीनियरली डिपेंडेंट अपॉन x। इसका मतलब है कि जो ग्राफ आएगा वो भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका जो साइन है इसके आगे पॉजिटिव है, तो दूसरा मतलब इसका क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होगी स्लोप, क्योंकि ये इक्वेशन क्या बनी है, y इज इक्वल टू mx बनी है। तो यहाँ पे m वैल्यू क्या है, a2 अपॉन a1, तो ये स्लोप क्या है पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है जो स्लोप है वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन पास करेगी वो ओरिजिन में से ही पास होगी। तो इन जो हमने ये दो केसेस लगाए हैं, फाई इज इक्वल टू 0 लिया था और दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को डिस्क्राइब करा था, वहां से हमें क्या रिजल्ट मिला है, सुपरपोजिशन ऑफ टू ऑर्थोगोनल इन फेज ऑसिलेशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी रिजल्ट इन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये हमें यहाँ से रिजल्ट मिला। जो हमने बोला है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा तो उसे हम ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, तो ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे ये ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, कैसे बनाया, हमने क्या करा, एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया। एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस लिया क्योंकि वहां पे इक्वेशन एक्स की लेंगे,
और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस लिया वर्टिकल पोजीशन में, वहां पे हम y इज इक्वल टू कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, जो भी हमने उसे सब्स्टिट्यूट करा है वो वैल्यू हम इस पे लेंगे। ठीक है, अब ये जो लाइन आपको दिख रही है ये ए बी लाइन, अब ये बी लाइन क्या है, इट इज द पाथ ऑफ रिजल्टेंट मोशन, इट इज द पाथ ऑफ रिजल्टेंट मोशन। किस इक्वेशन को यूज करके, जो हमारी बेसिक इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, वो क्या थी, x इज इक्वल टू a1 कॉस ओमेगा नॉट टी और y क्या थी, a2 कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस 5, उन्हीं को यूज करके हमने ये लाइन ड्रॉ करी है। अब ये जो एरो आपको इस तरफ एरो दिख रहा है, एक इस तरफ एरो बनाया है, इसका क्या मतलब है, ये जो एरो है ये हमें क्या बताते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कौन सी है, क्योंकि पाथ तो हमने फाइंड कर लिया कि पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है वो हम इस एरो से दिखा रहे हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि फाई इज इक्वल टू 0 जब हमने केस लिया है, उस टाइम जो रिजल्टेंट मोशन आया था वो ऑसिलेटरी था या नहीं था। अब वो फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमने बोला है कि फाई इज इक्वल टू 0 है, तो वहां पे जो ओमेगा नॉट टी वैल्यू है वो भी 0 होगी, क्योंकि फाई 0 है, तो फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये कहां से मिला हमें, अगर ओमेगा नॉट टी भी 0 है, अब हम इक्वेशन लगा रहे हैं x इज इक्वल टू a1 कॉस ओमेगा नॉट टी। अब हमने बोला कि ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू 0 है, ये अगर 0 हो गया तो कॉस क्या हो जाएगा 0, कॉस 0 क्या होता है 1, तो हमारे पास x क्या बचा a1, तो ये वैल्यू जो है x a1, यहाँ पे a1 है तो हमने इस लाइन पे यहाँ पे ड्रॉ करा और यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, तो हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, a पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब ऐसे ही अब अगर आप लगाओगे यही इक्वेशन लगाओगे y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि फाई भी 0 ले रहे हैं और ओमेगा नॉट टी भी 0 ले रहे हैं, दोनों 0 है तो cos 0 भी 1 हो जाएगा, तो y क्या आ जाएगा a2। तो यहाँ पे हमने क्या करा, y एक्सिस पे ये a2 पॉइंट फाइंड करा। ठीक है, a2 पॉइंट फाइंड कर लिया और यहाँ पे a1 पॉइंट फाइंड कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इज व्हेन ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू पाई बाय 2, अगर ओमेगा नॉट टी वैल्यू 0 की बजाय 90 डिग्री हो, अब वही आप 90 डिग्री अब कैसे फाइंड करोगे, आप क्या लोगे यहाँ पे x, वही इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जो बेसिक इक्वेशन नंबर 1 थी वही लेंगे हम, उसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, a1 cos 90 डिग्री, cos 90 क्या होता है 0, तो इसका मतलब ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, तो x क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। अब वही इक्वेशन हम y एक्सिस पे लगाने वाले हैं जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, उसमें फाई तो हम पहले ही 0 ले रहे थे, ओमेगा नॉट टी हमने कितना ले लिया पाई बाय 2, तो cos पाई बाय 2 इज 0, 0 इंटू a2 इज 0, y इज इक्वल टू 0, तो x भी हमने 0 फाइंड करा है, y भी हमने 0 फाइंड करा है, इसका मतलब x 0 y 0 कहाँ होता है, ओरिजिन में, तो हमें ये पॉइंट ओरिजिन मिला, क्योंकि हमने क्या बोला था, इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो क्वेश्चन आप पूछेंगे कि ओरिजिन आपको कैसे पता चला कि ओरिजिन है, एक तो यहां से पता चल रहा है y इज इक्वल टू mx, जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा, और दूसरी चीज हमने वही जो फेस डिफरेंस है वो अप्लाई करके ये बताया कि जो पाथ है वो ओरिजिन में से पास हो रहा है। ओके, अब हमने क्या करा, ओमेगा नॉट टी 0 भी ले लिया, 90 डिग्री ले लिया, अब हम ले रहे हैं पाई 180 डिग्री। अब वही इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लो, इक्वेशन नंबर 1 ले ली, मैंने दोबारा से लिखी है ताकि आपको पीछे ना देखना पड़े, इक्वेशन नंबर 1 ये है, दोबारा मैंने लिखी, यहाँ पे आपको ओमेगा नॉट टी पे क्या करना है पाई, कॉस पाई कितना होता है, कॉस 180 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -a1 आ गया, -a1। अब ऐसे ही y पे पुट करो, फाई तो हम पहले ही 0 ले रहे हैं क्योंकि केस ही हम वही डिस्कस कर रहे हैं, तो ओमेगा नॉट टी हमने क्या लिया है पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस पाई, यहाँ पे जो वैल्यू है कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा जो है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है, यहाँ पे क्या था कॉस पाई विच इज -1, दिस इज कॉस पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं थीटा मतलब जो कि फाई है, तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं y इज इक्वल टू a2। अब क्या है x नेगेटिव केस में है, y हमारा पॉजिटिव आ रहा है a2, तो देखते हैं वो कौन सा पॉइंट है,
x क्या था -a1, तो x एक्सिस का नेगेटिव सपोज कीजिए ये है -a1, और y क्या था a2, तो ये है a2, यहाँ पे भी y, सॉरी मैंने पॉजिटिव लिखा है, वो भी नेगेटिव आएगा, तो y भी हमने यहाँ पे क्या लिया है -a2, तो ये पॉइंट्स ले लिया और इन दोनों को ले लिया, तो हमारे पास ये कौन सा पॉइंट मिला, b पॉइंट मिला। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जब ओमेगा नॉट t 0 था तो उस केस में हमें a पॉइंट मिला, जब ओमेगा नॉट t π/2 था तो हमें ओरिजिन मिला, जब ओमेगा नॉट t पाई था तो हमें b पॉइंट मिला। तो ये जो पाथ डिफरेंस हमने स्ट्रेट लाइन पास कर बना दिया, इसी के बेसिस पे एक ग्राफ बनाया। ये आपको इसे क्रैम करने की जरूरत नहीं है, आपने 3 वैल्यूज अप्लाई करी, जो रिजल्ट आया वही आपने ग्राफिकली ड्रॉ करा और आपके पास ये रिजल्ट आया है। ओके, अब ये तो था एक ग्राफ। द बॉडी ट्रेसेस द पाथ BA, हमने यही बोला, एंड व्हेन ओमेगा नॉट t इज इक्वल टू 2 पाई, अब पाई हो गया, अगर वो ओमेगा नॉट t 2 पाई हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए A पॉइंट से B पॉइंट तक गया, जब ओमेगा नॉट t इज इक्वल टू 2 पाई होगा तो वो इसका मतलब क्या होगा, वो दोबारा से घूम के यहाँ पे ही आ जाएगा A पॉइंट पे, A से पहले B गया, फिर जो ओमेगा नॉट t 2 पाई है वो फिर से B से लेके A तक चला गया, A से B, B से A, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुई है, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीटेड। द बॉडी ट्रेसेस अलोंग BA व्हेन ओमेगा नॉट t इज इक्वल टू 2 पाई, इट रीचेस पॉइंट A and completes one oscillation. The result is there is no phase difference between superposing oscillations. The resultant motion is along a straight line. ये हमने शो कर दिया। स्लोप क्या थी, अब फाई इज इक्वल टू पाई है, तो xt में तो फाई वैल्यू नहीं है तो वो एज इट इज लिखी जाएगी, और y जो वैल्यू है उसमें था कॉस ओमेगा नॉट t प्लस फाई, अब फाई क्या है पाई, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो यही वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, यहां से कॉस ओमेगा नॉट t की वैल्यू लेकर यहां में सब्सिट्यूट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -a2 अपॉन a1 इंटू एक्स, तो ये क्या है नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन से क्या पता चल रहा है कि इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है, तो हम रिजल्ट में क्या लिखेंगे, पाथ ट्रेस्ड बाय द रिजल्टेंट मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन जो स्लोप है वो नेगेटिव है, जो आपको डायगोनल CD से मिलेगी। अब देखिए ये है CD, अब क्या था, सारा केसेस सेम, A1 A2 जो वैल्यूज थी सारी सेम थी, लेकिन जब पाई वैल्यू थी, फाई की वैल्यू जब पाई थी, क्योंकि हम क्या केस ले रहे हैं कि फाई जो वैल्यू है वो या तो 0 होगी या फिर पाई होगी, 0 के लिए तो हमने डिस्कस कर लिया, अब जब पाई वैल्यू है उसमें आपको मिल रहा है y इज इक्वल टू -a2 अपॉन a1 इंटू एक्स, तो माइनस जो साइन है उसका मतलब है जो ये जो स्लोप है वो नेगेटिव होगी। नेगेटिव का मतलब क्या है, जो भी वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई जा रही थी अब वो नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव बिल्कुल कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इस वैल्यू का नेगेटिव, ये नेगेटिव एक्सिस है तो यहाँ पे हो जाएगा, तो लाइन इसकी बजाय क्या हो जाएगी, इस पॉइंट को मिलाना पड़ेगा, ऐसे लाइन मिलेगी जो कि आपको ये दिखाई दे रही है। बाकी सारा केस सेम है, सिर्फ और सिर्फ स्लोप नेगेटिव की वजह से इसका पाथ जो है वो पॉजिटिव एक्सिस के थ्रू पास होने की बजाय नेगेटिव एक्सिस में पास हो रहा है, लेकिन ओरिजिन में पास हो रहा है, तो वही हमने इसका रिजल्ट लिखा। दिस इज केस नंबर 1। क्या था केस नंबर 1, क्या था, फाई जो वैल्यू है या तो 0 है या फिर पाई है। 0 के लिए हमने सॉल्व कर लिया जो पॉजिटिव स्लोप थी, पाई के लिए हमने जो सॉल्व करा तो हमें मिला कि जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया। अब सेकंड केस पे आइए। सेकंड केस हम क्या ले रहे हैं कि फाई जो है वो 90 डिग्री है, फेज डिफरेंस इज π/2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में कोई फाई वैल्यू नहीं थी, वो एज इट इज आ गई। इक्वेशन नंबर 2 में क्या था, ओमेगा नॉट t प्लस फाई में क्या लिख दिया π/2, 90 कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो आ गया माइनस साइन थीटा। अब इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास नई इक्वेशंस बन गई। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें इक्वेशन बनानी है ताकि हमें ये पता चल सके कि
जो हमने पिछले केस में किया था y इज इक्वल टू a1 a2 अपॉन इंटू एक्स, या फिर हमने करा था पाई के केस में a1 अपॉन a2 इंटू एक्स विद नेगेटिव साइन, ये हमने कैसे करा था, y और x एक्सिस को एलिमिनेट करके, ठीक है, y और x वैल्यू को एलिमिनेट करके करा था। वही हम इस केस में करने वाले हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, हमने पिछले केस में क्या करा था, cos ओमेगा नॉट t की वैल्यू यहां से ली थी, दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी थी। अब दूसरी इक्वेशन अब इस केस में क्या है, ओमेगा नॉट टी प्लस पाई बाय 2 थी। अब वो क्या बनी थी, साइन ओमेगा टू नॉट टी। अब यहाँ ना तो हम कॉस ओमेगा नॉट टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ना ही हम a1 की वैल्यू यूज करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई भी मैच नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, हम अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप ध्यान से देखें, यहाँ पे है कॉस ओमेगा नॉट टी, दूसरी इक्वेशन में है साइन ओमेगा नॉट टी। अब दोनों को ही हमें एलिमिनेट करना है। दोनों को एलिमिनेट कैसे करोगे, अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर आप ये इक्वेशन बना दें तो वहां पे 1 आ जाएगा। अब इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो एक तो कॉस स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर चाहिए, और दोनों का प्लस भी चाहिए, तभी ये 1 बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, इस इक्वेशन का भी स्क्वायर कर दीजिए, इस इक्वेशन का भी स्क्वायर कर दीजिए, फिर उन दोनों को प्लस कर दीजिए। वही हमने किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर, ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ये बन गई। राइट हैंड साइड में क्या बचा, ये तो हमने खत्म कर दिया, ये था कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस साइन, ये क्या बन गया, माइनस का भी प्लस हो गया क्योंकि स्क्वायर करा था हमने, साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन क्या बनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मतलब a1 a2 को मैं लिख रही हूँ b इज इक्वल टू 1। ये कौन सी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। पिछले केस में क्या था, y इज इक्वल टू mx, जहां पे हमें मिली थी स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जिसमें जो मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस क्या है a, और माइनर एक्सिस क्या है b। अब इसमें a क्या है a1, b क्या है a2, तो मेजर एक्सिस क्या हो गया a1, सेमी माइनर एक्सिस क्या हो गया a2, ठीक है। अब इसको रिजल्ट में कैसे लिखें, व्हेन टू ऑर्थोगोनल ऑसिलेशंस तो थी, फ्रीक्वेंसी हम सेम ले रहे हैं, ओमेगा नॉट ले रहे हैं, बट उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट ले रहे हैं, एक का a1 ले रहे हैं, एक का a2 ले रहे हैं, बट देयर इनिशियल फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 ले रहे हैं, क्योंकि ये केस ही है फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2। जब ऐसे केसेस को सुपरपोज किया जाता है तो रिजल्टेंट मोशन हमें जो मिलती है वो एलिप्स मिलती है, जिसके प्रिंसिपल एक्सिस क्या होंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, अब ये तो हो गया। अब डायरेक्शन भी देख लें, x इज इक्वल टू a1 cos ओमेगा नॉट टी, y इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा नॉट टी। जैसे जैसे टेम्परेचर टाइम इंक्रीज कर रहा है, वैसे जो x वैल्यू है इट वुड बी डिक्रीजेस फ्रॉम इट्स मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। ये हमने कहाँ से लिखा, देखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर, जो इलिप्स हमें इक्वेशन मिली थी उसी का ये ग्राफ है। नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन हमारे पास क्या बनी थी, x इज इक्वल टू a1 cos ओमेगा नॉट टी, y इज इक्वल टू माइनस a2 sin ओमेगा नॉट टी। अब x इज हैविंग पॉजिटिव वैल्यू और y हैविंग नेगेटिव वैल्यू, तो x इज इक्वल टू a1, y इज इक्वल टू माइनस a2। तो x जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे x वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्यों, कहाँ से, वैसे तो पॉजिटिव है लेकिन x वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बाद वो डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी, और फ्रॉम इट्स मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। अब y जो है वो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव के बाद लार्ज नंबर, नेगेटिव से लेकर नेगेटिव वैल्यू, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वैल्यू तक जाएगा, मतलब इसका नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू बाद में डिक्रीज होता जाएगा। वो कैसे डिस्क्राइब करोगे, देखिए, x की वैल्यू यहाँ पे a1 बनी थी और y की वैल्यू नेगेटिव थी, तो y वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव a2, और इसका मतलब पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, a से लेकर b तक।
अब इसे अगर ड्रॉ करते जाएंगे तो हमें एक इलिप्स की जो है शेप मिलेगी, और जहां पे a इज इक्वल टू A1 पॉइंट मिला है और b पॉइंट हमें कौन सा मिला है, b इज इक्वल टू -A2। तो रिजल्ट में क्या है, दिस मीन्स दैट इलिप्टिकल पाथ इज ट्रेस्ड फ्रॉम a टूवर्ड्स b, a से लेकर b तक। एंड आपको अगर देखें ध्यान से तो a से लेकर b तक अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इसका मतलब द इलिप्स इज डिस्क्राइब्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये तो हो गया फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर फाई इज इक्वल टू 3π/2 हो तो क्या होगा, जहां पे आपने 90 डिग्री लिखा है वहां पे लिखा था वहां पे आपको लिखना पड़ेगा 3π/2। अब सेम केस आपको वही लेना है, दोनों को स्क्वायरिंग और एडिंग करना है, तो आपके पास वही इक्वेशन बचेगी, इलिप्स की इक्वेशन बचेगी। तो वो आपको क्या, जब इसको आप डिस्क्राइब करोगे, इसका आप स्लोप फाइंड करोगे जैसा कि ऊपर करा था, तो आपको वैसे ही आपको a जो पॉइंट है वो A1 ही मिलेगा, b पॉइंट जो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि वहां पे π/2 की बजाय 3π/2 है। तो क्योंकि यहाँ पे आपको पॉइंट A1 से लेकर b तक जा रहे हो, तो अगर इसको आप पूरा ड्रॉ करोगे तो आपको ये डायरेक्शन कौन सी दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है। इसका मतलब जब फाई π/2 था तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रही है, लेकिन जो शेप है वो इलिप्स की मिल रही है। जब जो फाई था वो 3π/2 था, तब आपको इस केस में कौन सी डायरेक्शन मिली थी, एंटी क्लॉकवाइज, और शेप क्या थी, इलिप्स। तो आपने 4 केसेस पढ़े हैं। सबसे पहला केस क्या था, जब फाई इज इक्वल टू 0 था तो आपको स्ट्रेट लाइन मिला और पॉजिटिव एक्सिस मिला। जब फाई इज इक्वल टू पाई था उस केस में आपको क्या मिला, स्ट्रेट लाइन तो मिला लेकिन नेगेटिव एक्सिस मिला। अब जब आपने करा कि फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री तो आपको इलिप्स की इक्वेशन मिली थी, इलिप्स की इक्वेशन मिली, लेकिन पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप तो आपको कौन सी मिली थी, आपको नेगेटिव। A पॉजिटिव था, B नेगेटिव। और तीसरा फोर्थ केस क्या था, फाई इज इक्वल टू 3π/2 और आपको A पॉजिटिव मिला था और उसके साथ साथ B भी पॉजिटिव मिला था। जब आपने A से लेकर B तक ड्रॉ करा तो आपको पता चला इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑसिलेशंस की कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। चलो ये चारों केस हमने डिस्कस करे। अब क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट हैपन्स व्हेन देयर एम्पलीट्यूड्स आर सेम। अब केस तो हम ले रहे थे फ्रीक्वेंसी इज सेम एंड एम्पलीट्यूड इज A1 एंड A2, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड भी सेम हो जाए फिर क्या होगा, उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में आपको A1 इज इक्वल टू A2 को भी इक्वल कर देना है, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम रख रहे हैं, एम्पलीट्यूड इज A1 एंड A2। अब इसको लिख दोगे A। अगर A लिखोगे तो आपको इलिप्स की इक्वेशन में क्या पुट करना है, जहां पे A1 है वहां पे भी A लिखना है, A2 है वहां पे भी A लिखना है, तो A² कॉमन आ जाएगा, वो इस तरफ चला जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन बनी, x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। ये कौन सी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका मतलब जब फ्रीक्वेंसी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस ऑसिलेट करती हैं उस टाइम क्या होता है, अगर उस केस में हम लेके चल रहे हैं कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम है और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी सेम हो, तो हमें इक्वेशन मिलती है सर्कल की। तो रिजल्ट में क्या लिखोगे, when two mutually perpendicular oscillations इक्वल फ्रीक्वेंसी की हो, इक्वल एम्पलीट्यूड की हो, लेकिन फाई डिफरेंस π/2 हो, अब उसको सुपरपोज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मोशन आपको सर्कल मिलेगा, ट्रावर्स्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी, आपको ये दिखाई दे रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि x क्या था, x² इज इक्वल टू y, x² प्लस y² इज इक्वल टू A²। इसका मतलब A1 भी A है और A2 भी A है, ताकि आपको यहाँ पे ये दिखाया गया है। लेकिन अगर, क्योंकि हमने केस क्या लिया था, पहले लिया था फाई इज इक्वल टू π/2, फिर हमने क्या लिया था इस केस में, जब इलिप्स लिया था, देखिए अगर आपको याद हो, सबसे पहले हमने इलिप्स इक्वेशन के लिए हमने क्या लिया था, फाई इज इक्वल टू π/2। हमने सर्कल के लिए भी फाई इज इक्वल टू π/2 लिया। उसके बाद हमने इलिप्स के लिए लिया था फाई इज इक्वल टू 3π/2। अब हम वैसे ही इसमें ले रहे हैं, इफ ओमेगा फाई इज इक्वल टू 3π/2, A1 इज इक्वल टू A2 हो, सब कुछ सेम रहेगा, इलिप्स जो इलिप्स की इक्वेशन है वो सर्कल में चेंज हो जाएगी, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि जब इलिप्स की इक्वेशन कर रहे थे, आपको अगर आपको ओवरव्यू करना हो तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो कि जो इलिप्स की इक्वेशन करी थी उसमें π/2 के केस में आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा था, और जब आपने करा था 3π/2 तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा था। सेम यहाँ पे है, π/2 भी आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है और एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है जब फाई इज इक्वल टू 3π/2 है।
तो केसेस खत्म हो गए। उसके बाद एक जर्नल केस लिया, केस नंबर 3। जर्नल केस क्या था? लेट द इनिशियल फेज डिफरेंस द सुपरपोजिंग ऑसिलेशन इज 5। इनिशियल फेज डिफरेंस वही 5 लिया। एक्सप्रेशन फॉर पाथ ट्रेस्ड बाय रिजल्टेंट ऑसिलेशन एलिमिनेट्स टी फ्रॉम द इक्वेशन। वही आप एलिमिनेट कीजिए सेम वैसे ही। यहाँ पे आपने क्या करा? कॉस ओमेगा नॉट। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 5 की वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? जर्नल केस। जर्नल केस में हम कोई 5 की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, एक जर्नल इक्वेशन बनाएंगे। अब उसमें क्या करोगे? आपको यहाँ पे क्या करना है? कॉस ओमेगा नॉट टी की वैल्यू यहाँ पे निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। लेकिन वो तभी करोगे अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉस ओमेगा नॉट टी होगा, लेकिन ये तो है कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस 5। तो इसमें आपको थोड़ा इसे चेंज कर लेंगे, बाद में इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसे कैसे चेंज करोगे? दिस इज अ फॉर्मूला कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस 5। अब आपको अगर याद हो फॉर्मूला, कहाँ लिखूं? यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला ए बी फॉर्मूलाज। तो ये क्या था? कॉस ए कॉस बी, प्लस साइन है तो उल्टा हो जाता है, माइनस साइन ए साइन बी। यहां पे आपको कॉस कॉस अलग मिल गए हैं। अब आपको इजी हो जाएगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। तो हमने वहीं पे आपको क्या करके दिखाया है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 में से ओमेगा नॉट टी की वैल्यू सबसे जो निकालोगे वो अब इस इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। अब अगर आपका क्वेश्चन था कि आपने, अब आप क्या करोगे इस केस में? और कॉस ओमेगा नॉट टी की वैल्यू कहाँ से, यहां से निकाल के सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे? तो उसी को सॉल्व करने के लिए हमें ये बनाना पड़ा। तो हर एक इक्वेशन का एक रीजन होता है, इसीलिए कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इक्वेशंस को, स्टेप्स को क्रैम कर लेते हैं कि इसके बाद ये करेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला। अब ये क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि हमें पुट करने के लिए फ्री कॉस ओमेगा नॉट टी नहीं है। फ्री नहीं है, फ्री कैसे करा? फॉर्मूला अप्लाई करके कॉस ओमेगा नॉट टी फ्री मिल गया। अब इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से आपको क्या मिला? x अपॉन a1, कॉस ओमेगा नॉट टी की वैल्यू मिल गई। यहां पे आपको ये वैल्यू मिल गई। कॉस फाई की तो हम नहीं निकाल पाएंगे, साइन फाई की नहीं निकाल पाएंगे, साइन ओमेगा नॉट टी की तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब अगर इसे चेंज करना हो साइन थीटा में, उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए साइन ओमेगा नॉट टी। अब उसे कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कहां से बने हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां से, इस फॉर्मूले से बने। इस फॉर्मूले को यूज करके आप साइन ओमेगा नॉट टी मतलब कि साइन थीटा फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो? इसे इस तरफ ले आइए, बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन है कि हमें तो साइन थीटा चाहिए ना कि साइन स्क्वायर, तो क्या करोगे? इसका अंडर रूट। तो वही हम यहां पे लिख रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी x अपॉन a1। स्क्वायर करा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो साइन ओमेगा नॉट टी भी मिल गया। ऑब्टेन टाइम इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई डायरेक्शन। अब कैसे? अब क्या करोगे आपने क्या करा? y, ये कैसे करा? इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को पुट करा इक्वेशन नंबर 3 में। 4 क्या था? साइन ओमेगा नॉट टी। फोर्थ क्या था? कॉस ओमेगा नॉट टी। क्यों हमने ये निकाला था? ताकि इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सके, इक्वेशन नंबर 3 में। तभी हमने लिखा पुट द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 4 इन 3। कैसे सब्स्टिट्यूट करा? लेफ्ट साइड में क्या है? वाई टी अपॉन a2 लिख दिया, वही वाई टी अपॉन a2 इज इक्वल्स टू, अब यहां पे वापस आइए, कॉस ओमेगा नॉट टी की वैल्यू ये रही, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉस फाई एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। देखिए हमने ऐसे ही एज इट इज लिखी। उसके बाद क्या था? माइनस साइन। उसके बाद क्या था? साइन ओमेगा नॉट टी, ये वैल्यू निकाली थी, यहां पे लिख दीजिए। उसके बाद क्या था? साइन फाई, वो एज इट इज लिखा।
इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज, इक्वेशन नंबर 6 नहीं बन गई। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां से हमने क्या करा, जो ये वैल्यू है इस वैल्यू को एक तरफ रखा, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ। तो क्या करोगे, ये तो नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव सबसे पहले करना पड़ेगा। पॉजिटिव करने के लिए इसको इस तरफ ले आइए, इसको इस तरफ ले आइए। ये बन गई इक्वेशन नंबर 7। ऐसा क्यों करा? अब यहां पे हमें क्या करना है, वही केस, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड देन ऐड। वही किया, स्क्वायरिंग करा दोनों तरफ। यहां पे स्क्वायर करोगे क्या बनेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab, क्योंकि a माइनस बी था। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो करना ही था। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाई। इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है आपको कौन सी दिख रही है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। दिस इज द जनरल केस व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर harmonic oscillations of equal frequencies but different amplitude or initial phases are superposed, then the resultant motion is along elliptical path. This is the general case. इसी जनरल केस को यूज करके सबसे पहले फाई इज इक्वल टू पाई बाय 4 लिया, 45 डिग्री डिस्प्लेसमेंट ली अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, आपके पास इलिप्टिकल पाथ मिला, लेकिन टिल्टेड इलिप्टिकल पाथ मिला। 3 पाई बाय 4 यूज करा तो आपके पास नेगेटिव एक्सिस में मिला है पाथ, ठीक है। उसके बाद जब आपने करा 5 पाई बाय 4, आगे आपने इंक्रीज करा, फिर से नेगेटिव, फिर से आपने क्या करा 7 पाई बाय 4, ये फिर से इलिप्टिकल पाथ जो है आपको पॉजिटिव मिला। तो जनरल केस के ग्राफ आपने ड्रॉ करे, तो अब तक आपने 3 केसेस करे। एक तो था फाई इज इक्वल टू 0 और पाई, दूसरा केस था फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, तीसरा केस था जनरल, कोई फाई की वैल्यू नहीं, सिर्फ जनरल केस। जनरल केस में आपने फिर ये ग्राफ बनाए। अब होता है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, वो है ऑर्थोगोनल ऑसिलेशंस ऑफ अनइक्वल फ्रीक्वेंसीज। पहला केस क्या था, ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट, एक्स में भी ओमेगा नॉट, वाई में भी ओमेगा नॉट, फ्रीक्वेंसीज सेम थी। अब इस केस में क्या ले रहे हैं, अनइक्वल फ्रीक्वेंसीज, एक्स एक्सिस में A1, एक्स एक्सिस में ओमेगा 1, वाई एक्सिस में ओमेगा 2 लेने वाले हैं, जिन्हें जो अब उसके बाद जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे कुछ फिगर्स बनेंगे जिसे हम लिसेजर्स फिगर्स बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, लेट टू ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसीज, वही हम 2 केस बेसिक लेने वाले हैं, 2 इक्वेशंस। पहली इक्वेशन बनेगी A1 cos ओमेगा 1t, 1 क्यों, क्योंकि अब केस कौन सा है, अनइक्वल फ्रीक्वेंसीज का। यहाँ पे ओमेगा नॉट टी नहीं लिखोगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वाई में क्या था, ओमेगा 2 प्लस 5, बाकी सारा सेम था। अब क्वेश्चन अराइज होता है वेदर और नॉट द रिजल्टेंट मोशन ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ दीज ऑसिलेशन इज पीरियोडिक। क्योंकि हमने क्या करा था, जब हमने ये स्टार्ट करा था हमने पीरियोडिक देखा था कि पीरियोडिक है या नहीं। हमने वो कैसे करा था, n1 इज ओमेगा 1 इज इक्वल टू n2 ओमेगा 2 करके करा था। अब उसके बाद पाथ ट्रेस्ड बाय रिजल्टेंट मोशन करा था, वो कैसे करा था हमने। अब इस केस में कैसे करोगे, एज्यूम दैट टू ऑर्थोगोनल ऑसिलेशंस ऑफ अनइक्वल फ्रीक्वेंसीज विद एम्पलीट्यूड A1 A2, फ्रीक्वेंसीज ओमेगा नॉट ओमेगा 1 और ओमेगा 2, उनका रेशियो एज्यूम कर रहे हैं 2:1 है। अगर 2:1 है, 2:1 का मतलब 2:1 का मतलब यहाँ पे n वैल्यूज, तो ओमेगा 1 क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 ओमेगा 2, क्योंकि 2:1 है, ठीक है। और ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 क्या बन जाएगी, और नई फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। सपोज ओमेगा नॉट बन गई है नई फ्रीक्वेंसी। अब इस केस में क्या बन गया, ओमेगा 1 हमने फाइंड करा 2 ओमेगा 2 और ओमेगा 2 हमने फाइंड करा ओमेगा नॉट, 2 नई फ्रीक्वेंसी। अब इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को यूज करके जो ये बेसिक इक्वेशन थी वो भी चेंज हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, ओमेगा नॉट की जगह क्या लिखोगे 2 ओमेगा नॉट टी प्लस 5, क्योंकि 5 एंगल चेंज हो गया। ए कॉस ओमेगा नॉट टी, 2 की बजाय क्या आ जाएगा ओमेगा नॉट टी 5 0। तो देखिए वही हमने यहाँ पे लिखा है A1 cos 2 ओमेगा नॉट टी प्लस 5, और यहाँ पे 5 खत्म हो गया, दोनों इक्वेशंस। अब आप लेने वाले हैं केसेस, कैसे, पाथ ट्रेस्ड बाय रिजल्टेंट मोशन फॉर वैल्यू 3 वैल्यूज, फाई इज इक्वल टू 0,
फाई इज इक्वल टू पाई बाय टू, फाई इज इक्वल टू पाई। तो पाथ आप टेस्ट करना चाहते हैं फ्रॉम फाई इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई तक 180 डिग्री तक। तो पहला केस ले लें, फाई इज इक्वल टू 0, 0 लिया। 0 कैसे पुट करोगे, वही बेसिक इक्वेशंस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इन्हीं दो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो इन्हीं दो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा तो आपके पास क्या आ गया, a1 cos 2 ओमेगा नॉट टी, फाई प्लस फाई तो 0 बन गया। y बन गया, y में कोई फाई वैल्यू नहीं थी, वो एज इट इज आ गई। अब इस केस में आपके पास क्या डिफरेंस है, जो पहले वाले केस थे जहां पे आप इक्वल फ्रीक्वेंसीज लेते थे, वहां पे जो फाई वैल्यू वो y के केस में थी और x के केस में कोई फाई वैल्यू नहीं थी। अब उल्टा हो गया है, अब x केस में है फाई वैल्यू और y केस में कोई वैल्यू नहीं है फाई की। तो देखिए यहाँ पे a1 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमें यहाँ पे cos को इलिमिनेट करना था। वो कैसे करोगे, पिछले वाले केसेस में जो करा था वही हम करने वाले हैं। cos ओमेगा नॉट टी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, यहाँ पे पुट करनी है, लेकिन यहाँ पे तो है cos ओमेगा नॉट टी, यहाँ पे है cos 2 ओमेगा नॉट टी, थीटा में तो डिफरेंस है, यहाँ पे है cos थीटा, यहाँ पे है cos 2 थीटा। ऐसे तो हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 थीटे को भी थीटा चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे, इस फॉर्मूले से, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा क्या है, ओमेगा नॉट टी, सब्स्टिट्यूट कर दिया यहां से, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। आपके पास क्या आ गया, एक्स टी अपॉन a1 2 वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब क्या करोगे, ऑन रीअरेंजिंग टर्म्स इन दोनों को रीअरेंज करेंगे। कैसे करोगे, यहां से आपको वाई स्क्वायर टी की वैल्यू, इसकी वैल्यू सबसे फाइंड करनी है। कैसे करोगे, सबसे पहले -1 को इस तरफ ले आएंगे, क्या बन जाएगा a1 प्लस 1 और राइट साइड बचेगा आपके पास 2 स्क्वायर वाई अपॉन a2 स्क्वायर। इसके बाद क्या आ जाएगा, ये यहाँ इसे थोड़ा सॉल्व कर दें, एक्स टी प्लस a1 अपॉन a1, एलसीएम ले लिया। ये a2 लेफ्ट हैंड साइड पहले से ही ले आइए, क्या बन जाएगा a2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या बचा 2y स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करा, ये जो 2 था वो भी हम इस तरफ ले आए, क्या बन गया, यहाँ पे इस तरफ कैसे आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इस तरफ डिवाइड आ जाएगा, a2 के नीचे आ जाएगा, a2 अपॉन 2a1 एक्स टी a1 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास एक नया केस बन गया, नई इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन कौन सी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2ax। अगर आपको याद हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। ये कौन सी इक्वेशन होती थी, पैराबोला। नई इक्वेशन आपके पास मिल गई, पैराबोला। It means that a body subjected to orthogonal harmonic oscillation with the ratio 2:1 आपको पाथ कौन सा मिलेगा, पैराबोला। तो हमें ये तो पता चल गया पैराबोला, तो आपने यहाँ पे ड्रॉ करा along x एक्सिस along y एक्सिस। पाई बाय 2 ले लीजिए, पाई बाय 2 के लिए वही आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट टी प्लस फाई। अब ये क्या बन जाएगा, फाई की जगह लिखोगे पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहां से आपको साइन 2 ओमेगा नॉट टी की वैल्यू बना लीजिए। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया। और y की वैल्यू क्या बनी आपके पास, cos 2 ओमेगा नॉट टी, क्योंकि y की वैल्यू क्या थी, y t इज इक्वल टू a2 cos ओमेगा नॉट टी। अब cos ओमेगा नॉट टी की वैल्यू क्या है, y अपॉन a2। अब cos ओमेगा नॉट टी की इसकी वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 जो कि x वाली है उसमें सब्स्टिट्यूट करनी थी, लेकिन x इक्वेशन में क्या था, cos 2 ओमेगा नॉट टी प्लस 90 डिग्री, तो इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे है साइन 2 ओमेगा नॉट टी, आपको वैल्यू कौन सी चाहिए, कॉस ओमेगा नॉट टी की, ना तो यहाँ पे साइन चाहिए, साइन की जगह आपको कॉस चाहिए, 2 ओमेगा नॉट टी की जगह आपको ओमेगा नॉट टी चाहिए। साइन को कॉस में चेंज करिए, 2 को एलिमिनेट करिए। वो कैसे करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज,
कौन सा? ये है फॉर्मूला साइन 2 थीटा, जिसको आपने बनाया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या करा, साइन कॉस की ये जो वैल्यू है, कॉस की वैल्यू को आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे आ गया साइन। अब साइन की वैल्यू को भी आप कॉस में चेंज कर सकते हो वेरी इजीली। वो कैसे कर सकते हो? जो कि हमने पिछले केस में किया था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो आपने यहाँ पे वैल्यू साइन की भी बना ली, कॉस की तो आपके पास थी ही। तो दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस, इसको देखिए, माइनस एक्स अपॉन 82। साइन की वैल्यू क्या थी आपके पास? साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू। साइन की वैल्यू क्या थी? अंडर रूट, ये लिख दी। कॉस की वैल्यू क्या थी? ये वाली, यहाँ पे लिख दी। अब नई इक्वेशन नंबर 10 मिल गई। ओके, अब एक्स की वैल्यू मिल गई, वाई की तो आपके पास थी ही। तो अब क्या करोगे? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दिया। ये आपके पास नई इक्वेशन बन गई। अब थर्ड केस, फाई इज इक्वल टू 0 भी कर लिया, जहां पे आपको पैराबोला मिला था। फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 मिला था। ये इक्वेशन जो आपके पास बनी, ये देखिए, ऐसी कुछ डायग्राम आपको मिलेगी। 8 फिगर बनेगी, 8। ऐसे ही आपके पास फाई इज इक्वल टू पाई, थर्ड केस लेना था, वही लीजिए। कैसे? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करें। एक्स की वैल्यू में जो फाई है वहां पे आएगा पाई। कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब जो वाई वैल्यू थी वो थी a2 कॉस ओमेगा नॉट टी। अब फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्या इशू है? यहाँ है कॉस ओमेगा नॉट टी, यहाँ पे है 2 ओमेगा नॉट टी। कैसे बनेंगे? कैसे फाइंड करोगे? अब इसको आप सब्स्टिट्यूट करें, सेट करें। कैसे? कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका फॉर्मूला देखिए, यहां पे बना दिया, वही फॉर्मूला बना दिया और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एक्स की वैल्यू, ओमेगा नॉट टी की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करी अबव इक्वेशन में, तो एक्स माइनस एज इट इज -1 जो था इस तरफ ले आए। ये आपके पास क्या बना? कॉस। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बनी 2yt अपॉन a2। और इसके बाद एलसीएम ले लिया। फिर क्या करा? ये जो a2 था इस तरफ ले आए और ये 2 नीचे आ गया। मतलब ये 2 और ये 2 दोनों इस तरफ ले आए। क्यों? आपको क्या वैल्यू चाहिए थी? वाई स्क्वायर टी की। दिस इज इक्वेशन फॉर अगेन पैराबोला, बट नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन है तो जो पैराबोला का माउथ है वो किस तरफ ओपन रहेगा? नेगेटिव एक्सिस की तरफ। अगर आपने +1 में या +1 +2 में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है, इलिप्स, सर्कल, पैराबोला, ये सारे आपने पढ़े हैं, तो आपको इजीली याद होगा कि अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2ax होता है तो इसका मतलब जो पैराबोला का माउथ है वो किस तरफ ओपन रहेगा? नेगेटिव एक्सिस की तरफ। लेकिन जब आपने करा था 5 इज इक्वल टू 0 का केस, वहां पे आपको पॉजिटिव मिला था, पॉजिटिव स्लोप। इसका मतलब जो y, जो पैराबोला का माउथ है वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ओपन रहेगा। इससे आपको ये आइडिया मिल जाता है। तो तीनों केसेस हमने कर लिए। पहले केस था 5 इज इक्वल टू 0, फिर किया 5 इज इक्वल टू पाई बाय 2 जिसका 8 शेप फिगर मिला, फिर किया 5 इज इक्वल टू पाई जिसका आपको ये पैराबोला मिला। अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। The following two orthogonal harmonic oscillations action of body simultaneously। दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं, पाथ फाइंड करना है। यहां से आपको क्या पता चला? कुछ आइडियाज आपको इन दोनों इक्वेशन से मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? यहां से आपको ये पता चला, ये क्या कौन सी इक्वेशन है? ए, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा नॉट टी होता है। ये है आपके पास ए। इस केस में भी ए सेम है। ए सेम है तो ये कौन सा केस है? जहां पे एम्पलीट्यूड इक्वल होता है। तो इक्वल एम्पलीट्यूड है कितना? 0.02 मीटर, जिसको आप लिख सकते हो 2 × 10⁻² मीटर। ये कैसे लिखा? 2/100 विच इज इक्वल टू 2/10⁻², विच इज इक्वल टू 2 × 10⁻² मीटर। फेज क्या है? ये है फेज फाई।
ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस पाई बाय 2। इक्वेशन फॉर पाथ ट्रेजेक्ट्री क्या है? इस केस में आपको पता है जहां पे ओमेगा नॉट की वैल्यू भी सेम है, ए वैल्यू भी सेम है, तो इस केस में आपके पास कौन सा मिल रहा? इलिप्स का पाथ होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कौन सा केस है? अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला, अगर आपको याद हो, एम्पलीट्यूड तो सेम है ही, उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी तो पहले से ही सेम थी, तो आपके पास एक सर्कल का इक्वेशन मिला था। इस इक्वेशन को यूज करके आपने सर्कल बनाया था, तो इक्वेशन वही आपने इलिप्स ली, फिर आप यहाँ पे ए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हो। चाहे आप ये डायरेक्ट लिख दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्कल की इक्वेशन लिख दें, चाहे आप इलिप्स को यूज करके फिर सर्कल में चेंज कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या है? ए स्क्वायर विच इज रेडियस, तो आपने क्या करा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर लिखा, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है सर्कल की। यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ नहीं दिया है, इसलिए आप एज इट इज लिखोगे और डिटर्मिन द पाथ, तो आपने पाथ क्या डिटर्मिन किया? ये इक्वेशन, जो कि सर्कल मिला। नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन साइमल्टेनियसली बाय गिवन ऑर्थोगोनल ऑसिलेशंस, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस हैं, लेकिन कौन सी हैं? यहाँ पे आप इक्वेशन को ध्यान से पहले देखिए, यहाँ पे है ए डिफरेंट है, इसका मतलब वो केस लेना है जहां पे एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। ओमेगा नॉट सेम है, ये वो केस है जिसमें ओमेगा नॉट सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। दो केस पता चल गए। और दूसरा, फेज डिफरेंस कितना है? 1.5 पाई, 1.5 पाई। तो देखते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी वैल्यू कितना है? 4 पाई, लेकिन ओमेगा नॉट कितनी वैल्यू है? 4 पाई टी। तो इसके बाद तो फाई वैल्यू इज 1.5 पाई, तो इसका मतलब ये 1.5 क्या होता है? 3/2, तो 3/2 इसका फाई डिफरेंस, फेज डिफरेंस है। एम्पलीट्यूड कौन सा है? A1 है 0.03 और A2 है 0.04, वो भी हमने लिख दिया। तो इस कौन सा एक्सप्रेशन बना जो हमने a माइनस बी होल स्क्वायर करके लिखा था, जिसमें 5 वैल्यूज आई थी, ये वाली। तो वही इन्हीं इक्वेशंस पे हम कौन कौन सी वैल्यू हमें पता है? A1 A2 हमें पता है। A1 A2 पुट करें और इसे सॉल्व करें, आपके पास इलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी। सेमी माइनर एक्सिस इसमें कौन है? सेमी माइनर, जिसकी माइनर वैल्यू किसकी है? 0.03। मेजर एक्सिस कौन सा है? y के नीचे, जिसकी वैल्यू है 0.04। ये भी इक्वेशन मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑर्थोगोनल ऑसिलेशंस हैं, एम्पलीट्यूड है A1 A2, तो डिफरेंट एम्पलीट्यूड हो गया। फ्रीक्वेंसी आर इन रेशियो 1:2, तो हमें ये पता चल गया ये केस कौन सा है जहां पे हमने लिया था ओमेगा नॉट टी की बजाय हमने क्या लिया था? 2 ओमेगा नॉट टी, क्योंकि ये आपका रेशियो था। तो आपको क्या पता करना है? नेचर ऑफ लिज़ेजस फिगर, लिज़ेजस फिगर्स का आपको यहाँ पे नेचर पता करना है। तो चलिए, इक्वेशन तो आपको लिज़ेजस फिगर्स याद करके पता ही चल गई होंगी कि कौन सी लेनी है, क्योंकि रेशियो भी आपको बताया गया है। इक्वेशन दूसरी क्या थी? 2 ओमेगा नॉट टी, लेकिन फाई 0 के केस में लेना है। फाई 0 सब्स्टिट्यूट करा दोनों वैल्यूज के लिए। अब यहाँ पे 2 ओमेगा नॉट टी था, वहां पे आपने इसे सॉल्व करके लिखा 2 स्क्वायर थीटा अब -1, ये भी लिख दिया। इस इक्वेशन से कॉस ओमेगा नॉट टी की वैल्यू लें और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, कर दिया। फिर आपने क्या करा? y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर -1 इक्वेशन आपको इसे यूज करके मिल गई। यहां से आपने क्या करा? एक्स स्क्वायर वैल्यू सबसे फाइंड करी। वो कैसे? बाकी सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए। यहां से आपको कैसे मिलेंगी? आप यहाँ करोगे y इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, इसका एलसीएम करके। उसके बाद इस टर्म को इस तरफ ले आइए, y इज इक्वल्स टू A2 इंटू A1 स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर, इसे लेफ्ट साइड ले आइए। क्या आ जाएगा यहाँ पे? A1 स्क्वायर अपॉन A2 माइनस A1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये 2 भी नीचे ले आइए, ये कैसे आ जाएगा? यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे? A1 स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, जो भी आपके पास यहाँ पे कॉमन है वो कॉमन लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है? 1/2 कॉमन क्या है? A1 स्क्वायर, और नीचे A2
एलसीएम लिया था 5, यहाँ पे क्या आ गया +a2 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस आएगा, इज इक्वल टू x²। ये रिजल्ट यही है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन कौन सी मिल गई, x² इज इक्वल टू a² y इज इक्वल, सॉरी x² इज इक्वल टू y(a)x, कुछ इस तरह की इक्वेशन आपको इस तरह की इक्वेशन मिल गई है 2ya x² इज इक्वल टू 2ay। तो ये इक्वेशन कौन सी होती है, पैराबोला की, इसीलिए लिख दिया इक्वेशन है पैराबोला की। यहाँ तक हमने ये यूनिट कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट टॉपिक्स थे जिसमें हमने क्या करा था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस, लेकिन उसमें भी हमने केसेस लिए थे। अगर मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूं कि मैंने क्या करा था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस, जिसमें हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने लिया था कि जो ओमेगा नॉट वैल्यू है वो सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है। फिर दूसरा केस, इस केस में भी हमने 2-3 लिए थे। दूसरा केस था ओमेगा नॉट भी डिफरेंट है और एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट है, ठीक है। अब इस केस में लिया था फाई इज इक्वल टू 0, फिर लिया था π/2, फिर लिया था 3π/2, 0 पाई, और दूसरा केस ये लिया था। एक और केस लिया था, इन दोनों में और था, तो तीसरा केस लिया था जर्नल केस, ठीक है। इस केस में भी आपने ऐसे ही करा, आपने पैराबोला और इलिप्स की इक्वेशन बनाई थी, इसमें भी आपने क्या रखा था 0, 3π/2 और π/2, और 0 से लेकर पाई तक फिर अलग से 0, π/2 और पाई, तीनों के लिए ग्राफ्स बनाए थे। तो वही आपने आज किया, क्या किया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस। तो फर्स्ट में आपने क्या करा कि उनका जो नेचर ऑफ ऑसिलेशंस, फिर पाथ, जिसमें केस आपने फर्स्ट लिया, कौन सा केस, 0 और पाई। उसके बाद आपने दूसरा केस कौन सा लिया, 0 और पाई लेने के बाद आपने लिया π/2। उसके बाद आपने केस लिया π/2। फिर आपने इनके बेसिस पे रिजल्ट देख के उसके बाद लिया 3π/2। उसके बाद आपने क्या करा, एक जर्नल केस लिया, ये स्पेशल केस था, ये आपने जर्नल केस लिया, यहां से तक खत्म हो गया। उसके बाद आपने क्या करा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होंगे जिसका फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा बट एम्पलीट्यूड डिफरेंट होंगे, तो आपने ये डायग्राम्स बनाई। उसके बाद आपने करा कि अनइक्वल फ्रीक्वेंसीज हों, तो आपने क्या करा, 3 केसेस, 0, उसके बाद आपने लिया π/2, उसके बाद आपने केस लिया पाई। आप आज आपने ये चार केसेस, मतलब 3 टॉपिक्स जिसमें आपने 3 या 4 केसेस आपने डिस्कस किया, फिर एक जर्नल केस भी डिस्कस किया, फिर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करे। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं। एक एक स्टेप मेरे साथ साथ करोगे तो आपको इजी हो जाएगा, आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इक्वेशन के बाद अगला स्टेप क्या है। सबसे पहले आपको यही नहीं पता होता कि फर्स्ट स्टेप क्या है, वो आपने सीखा। फिर आपने सीखा कि अगला स्टेप कैसे डिस्कस करेंगे कि क्या कौन सा आना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो से सीख लिया तो आपको बुक में से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको जो आपने एक स्टार्टिंग सीख ली है तो पूरा का पूरा डेरिवेशन आप खुद कर पाओगे। आपको ग्राफ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ग्राफ की शेप क्या है, वो भी आपको जब आप डेरिवेशन कर लोगे तो अपने आप आपको रिजल्ट से पता चल जाएगा, एक्सिस भी पता चल जाएगा, डायरेक्शन भी पता चल जाएगी, न्यूमेरिकल भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये भी पता कर सकते हो ये न्यूमेरिकल किस टाइप का है, कौन से केस का है, उसके साथ भी रिलेट करना इजी हो जाएगा। तो देखते रहिए हमारा चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।